दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण पाठक इस अनन्या एकेडमी के मंच से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस के माध्यम से सुपर टेट जैसी परीक्षाओं को आसानी से क्रैक करने के लिए इतिहास विषय की टिप्स देना शुरू किया हूं और इसके तहत जो मैं जानकारी देना शुरू किया हूं, आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को शेयर किया हूं आपको, जिससे निश्चित एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आपको सफलता दिलाने में, आपकी मेरिट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है आधुनिक भारत। तो हालांकि यह भाग जो है टेट और सुपर टेट की जो अपर लॉबी होती है 6 to 8 में, उसमें भी आपको सहयोग करेगा, लेकिन स्पेशली सुपर टेट के लिए और वेरिएट रहेगा, लेकिन दोनों में काम आपको करेगा, आपके लिए उतना ही लाभकारी वहां भी होगा। हालांकि ज़्यादातर भाई सुपर टेट के वो बच्चे हैं जो टेट क्वालिफाई कर चुके होते हैं। इन केस मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा किसी कारण से अपनी मेरिट बढ़ाना चाहता, मान जो क्वालिफाई भी है और मेरिट बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए यह टेट और सी टेट के लिए भी अपर लेवल में 6 to 8 काम करेगा, है ना। तो बेसिकली सुपर टेट टारगेट है आपका आधुनिक भारत को लेकर के। तो पिछले वीडियोस की भांति इस बार भी एक बेहतर टॉपिक को लेकर के मैं आपके लिए आया हूं, जिससे बनने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न आप पलक झपकते यूं सॉल्व कर लें, या चाहे जितना वो घुमा के रखा हो आप आसानी से उसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो वह टॉपिक हमने इस बार आधुनिक भारत में बनाया है, गवर्नर, गवर्नर जनरल्स एवं वायसराय। ठीक है, तो ये ब्रिटिश गवर्नर की बात हो रही है। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जब अधिकार कर लिया, उसके पश्चात यहाँ के शासन प्रणाली को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ से गवर्नरों को भेजना शुरू किया। तो सबसे पहले उनके गवर्नर सिर्फ कंपनी के गवर्नर हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न किया करते थे। पश्चात वो प्लासी और बक्सर की लड़ाइयां जीतकर पूरे बंगाल को गवर्न करने लगे, और उसके कुछ समय के पश्चात जब उन्होंने मराठे, राजपूत, ठीक है, सिख, नीचे मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल, अवध, सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो तत्पश्चात उन्होंने सारे भारत का प्रशासनिक सिस्टम अपने एक कंट्रोलिंग में ले लिया, बंगाल के नवाब के अंडर, बंगाल के गवर्नर के अंडर में डाल दिया। तो वहीं से पूरे भारत की जिम्मेदारी उनके पास आ गई, तो वहीं से बन गए भारत के गवर्नर जनरल। और जब 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर भारत की संपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी, संपूर्ण सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अंडर में दे दिया गया, माने ब्रिटिश राजा के अंडर में दे दिया गया, तब से उनका प्रतिनिधि वायसराय कहा जाने लगा। एक बार पुनः 1935 में जब संघ बन गया भारत का प्रशासनिक सिस्टम, संघीय शासन प्रणाली आ गई, तो वहां से पुनः वायसराय, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यह कहानी जो है, यह सिस्टम जो है, कब किसे क्या कहा जाता है, इसी को लेकर आज मैं आया हूं। फिर उसके पश्चात किस गवर्नर जनरल का क्या महत्वपूर्ण कार्य है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है सामान्य परीक्षाओं में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर कौन था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि माने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्ट विलियम नामक उनकी फैक्ट्री थी, कारखाना था कोलकाता वाली, उसका पहला गवर्नर कौन है, तो ये एक अलग बात है। और बंगाल में अंग्रेजों का कौन सा पहला गवर्नर, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई देखिए जब विभिन्न परीक्षाओं में हम लोग पढ़ाते हैं, यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, नेट जेआरएफ के लिए या टीजीटी बीजीटी के लिए थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ता है, तो इतनी आपकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। बस सिंपली आपको चीज़ें आपके एग्जाम में मैंने देखा हुआ है कि पूछता है सिंपल, बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर, ओनली गवर्नर पहले आपको आंसर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, है ना। अगर पूछे कि बंगाल का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल नहीं, ध्यान देना, ओनली ब्रिटिश गवर्नर पूछेगा तो आपका आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। तो आप समझ गए, क्योंकि अब ये समय 57 के बाद शुरू होता है,
अब जब अंग्रेज बक्सर की लड़ाई जीत लेते हैं तो उनके यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उन्होंने पूरे बंगाल का शासन अपने अंडर में ले लिया। बंगाल ही नहीं, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान को सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि समूचे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू कर दिया, तो वही गवर्नर जनरल बन गया। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जनरल जुड़ जाता है, इसमें बस यही अंतर है, इसमें प्लेन गवर्नर पूछता है और इसमें जो है गवर्नर जनरल शब्द जुड़ जाता, गवर्नर जनरल शब्द जुड़ जाता है। तो आंसर बदल कर क्या हो जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ध्यान से समझो, बंगाल का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर पूछेगा तो आंसर रॉबर्ट क्लाइव होगा, और जब बंगाल का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछेगा तो आंसर बन जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका तात्पर्य यह है कि समूचे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोलकाता प्रेसिडेंसी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गवर्नर जनरल के पास होती थी और ऐसी व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बनी थी, है ना। यह जोड़ा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई। तो गवर्नर जनरल पूरे ओवरऑल प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देखनी थी, ठीक है। अब आगे हम पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यदि क्वेश्चन करता है भारत शब्द लगे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम वैंटेक। लॉर्ड विलियम वैंटेक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम वैंटेक जुड़ जाएगा भारत के नाम से। यह व्यवस्था किसके जरिए शुरू हुई, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट की यह व्यवस्था है। चार्टर एक्ट द्वारा यह व्यवस्था जोड़ी गई। कहा गया इसमें प्रशासन का संपूर्ण केंद्रीकरण, है ना, प्रशासन का संपूर्ण केंद्रीकरण किसके माध्यम से किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट से। अर्थात पूरे भारत का प्रशासनिक सेंट्रलाइजेशन एक जगह से हैंडल होगा और जो होगा बंगाल के गवर्नर के माध्यम से, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलकाता और बंबई की प्रेसिडेंसियों की दे दी गई। तो इसीलिए वह बंगाल का गवर्नर न कहा जाकर किसका गवर्नर कहा गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल वह कहा जाने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम वायसराय। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि वास्तविक शब्द वायसराय नहीं है बल्कि ये इंग्लिश वर्ड है, इसे कहते हैं वाइसरॉय। अब इसकी हिंदी अगर पूछोगे तो उपराजा। ये कभी भी क्वेश्चन आके आपको झेलाएगा, कभी भी, कि भारत का प्रथम उपराजा कौन था। तो जैसे उपराजा कहेगा आप जो है परेशान हो जाओगे, वाइसराय नहीं लिखे उपराजा कह दे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यह लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। इसका यह आंसर हो जाएगा। और यह व्यवस्था किसके जरिए माध्यम से आई, यह व्यवस्था आई 1858 के अधिनियम द्वारा, एक्ट द्वारा यह व्यवस्था जोड़ी गई कि भाई ऐसा है कि अब जो भारत का शासन है वह ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी बल्कि भारत का शासन ब्रिटिश संसद के माध्यम से, माने ब्रिटिश राजा के नियंत्रण में जाएगी। ब्रिटिश क्राउन, क्राउन माने राजा,
राजा के अंडर में जाएगी और राजा संसद के माध्यम से शासन चलाएगा। तो वहीं से अब जो गवर्नर जनरल था, अब वो कंपनी से हैंडल ना होकर, ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टरों से हैंडल ना होकर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से हैंडल ना होकर, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए हैंडल होगा, ब्रिटिश राजा के जरिए हैंडल होगा। इसीलिए उसको राजा का प्रतिनिधि कहा जाने लगा और वह वाइस रॉय हो गया, माने उपराजा कहा जाने लगा। तो ऐसा पद प्राप्त करता पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग 56 से ही भारत में गवर्नर जनरल था और अंततः उसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाए या वायसराय? एक क्वेश्चन बन सकता है ये। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, भारत विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल, यह बन सकता है। या तीसरा क्वेश्चन बन सकता, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल अथवा वायसराय। तो इन तीनों प्रकार के प्रश्नों का, चाहे ये क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, चाहे यह पूछे कि विभाजन के समय भारत का कौन गवर्नर जनरल था, या यह पूछे कि भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो इन तीनों का एक ही आंसर आपको देना है, जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यह 34वां ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इसके पश्चात भारत में कोई भी गवर्नर जनरल अपॉइंट नहीं हुआ। तो इन तीनों ही प्रश्नों का आपको एक ही आंसर प्राप्त होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, तो मैं समझता हूं कि अब आप बेहतर तरीके से इन चीजों को जान गए होंगे। अभी एक और गवर्नर संबंधी क्वेश्चन बनता है, उसको मैं बताता हूं, आपको शेयर करता हूं। तो ध्यान से समझिए, एक और पोर्शन इसमें बचा हुआ है क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। उम्मीद है कि आप इसके जरिए कभी भी क्वेश्चन गवर्नर वाला अब आप गलत नहीं करेंगे। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अथवा वायसराय पूछे, है ना। और दूसरा जो क्वेश्चन है वह है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो इन दोनों आंसरों को एक ही व्यक्ति से आप जोड़ सकते हैं, माने इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा, वह होगा सी राजगोपालाचारी। सी मतलब चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन दोनों ही प्रश्नों का आंसर होगा।
चाहे भारत का पहला, तो 1948 लॉर्ड माउंटबेटन के बाद यह गवर्नर जनरल बने थे, है ना। 1948 से 1950 तक यह गवर्नर जनरल के रूप में रहे। तो ध्यान समझिए, क्योंकि इन्हीं के पश्चात 24 जनवरी 1950 एडी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हो गया, और उसके पश्चात गवर्नर जनरल का पद राष्ट्रपति में समाहित हो गया। वहीं से गवर्नर जनरल या वायसराय का पद समाप्त हो गया और भारत के राष्ट्रपति में ही गवर्नर जनरल की सारी शक्तियां समाहित हो गई। तो इसीलिए यह क्वेश्चन पहली बार एक भारतीय बना भी 48 में, और वहीं से गवर्नर का पद खत्म होकर राष्ट्रपति का गया। तो सी राजगोपालाचारी से दोनों प्रश्न होता है। तो इस प्रकार आप गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इनके बारे में आपने बेसिक जानकारी प्राप्त की। अब इसमें कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल के वर्क्स हैं। जैसे कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बताइए अस्थाई बंदोबस्त किसने चलाया, या कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि भाई प्लासी के युद्ध के समय कौन गवर्नर था, या बक्सर के समय कौन गवर्नर था। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई सती प्रथा के समय कौन गवर्नर था, सती प्रथा समाप्त किसने किया, किस गवर्नर जनरल ने, या पूछता कभी सहायक संधि किसकी है, अथवा जो है सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है, सिविल सेवा परीक्षा किसके समय शुरू हुई। ऐसे मोस्ट वेरिएबल क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, और उस तरीके से प्रश्न बनते रहता है कि भविष्य में कैसे कैसे चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं घुमा फिरा कर। तो थोड़ा सा यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल हैं और उनके कुछ खास कार्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो वो भी आप यहीं से जानकारी अच्छे से ले पाएंगे। तो आइए अगला, है ना, गवर्नर जनरल और उनके प्रमुख कार्य। तो मैं यहां कुछ पॉइंट्स आपको नोट कर दे रहा हूं और खटाखट आप उसको नोट कर लीजिए जानकारी के लिए। तो जैसे प्लासी का युद्ध के समय गवर्नर कौन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 एडी में। ठीक है, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर बंगाल का कौन था, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लायू, रॉबर्ट क्लायू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था, बक्सर, इससे आपका बक्सर का युद्ध भी क्लियर हो जा रहा, 1764 में हुआ था। इस समय गवर्नर, है ना, वैनसिटार्ट था, वैनसिटार्ट गवर्नर था। ठीक है, अब नेक्स्ट आप आगे देखेंगे, अगला चीज अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त पूछें, या सिविल सेवा का जन्मदाता। ठीक है, तो सिविल सेवा का जन्मदाता, इन दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सिविल सेवा का जन्मदाता पूछेगा तो भी आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, और अस्थाई बंदोबस्त अगर पूछेगा तो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। तो ध्यान से यहां समझो। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप समझिए, कभी कभार एग्जाम में पूछता है कि भाई सहायक संधि माने सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि का जन्मदाता कौन, तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली है, और
किन किन राज्यों से उसने सहायक संधि की, तो इसमें कोड में आपको बता दूं, सहायक संधि करने वाले प्रारंभिक राज्य माने प्रारंभिक राज्य या प्रारंभिक राजा या राजवंश, तो क्रमशः होगा लर्न करने में HMTA, है ना। H फॉर हैदराबाद, M फॉर मैसूर, T फॉर तंजौर, A फॉर अवध। ठीक है, तो ये समझिए बात आप इसको कि सहायक संधि का जन्मदाता प्रारंभकर्ता लॉर्ड वेलेस्ली, और किन लोगों ने इसे स्वीकार किया, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध सीक्वेंस में। इसके बाद ढेर सारे राज्यों के साथ उसने इस सहायक संधि को संपन्न किया था। तो अब आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये सहायक संधि होती क्या है। सहायक संधि है भारतीय राजाओं से यह संधिकर अंग्रेजों ने उन्हीं के खर्च पर उनके राज्य में अपनी सेना, उनके राज्य में अपनी सेना रख दी। तो यही सहायक संधि का फार्मूला है, और इसमें यह रिस्ट्रिक्शन था कि अंग्रेज जिस बाहरी राजा से कहेंगे उसी से संबंध आपको रखना है, और जिससे अंग्रेज नहीं चाहेंगे उससे आपको संबंध नहीं रखना है। तो कहने का तात्पर्य है कि सहायक संधि जो भारतीय राज्य कर लेता था उसका लगभग स्वायत्तता खत्म हो जाती थी, वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में फंस जाता था, और सेना भी अंग्रेजों के कमांडर के नेतृत्व में होती थी। जब वो कहेंगे तभी जाकर के वह सेना कूच करती थी। भारतीय राजा भले खर्चा देता हो, लेकिन सुनता अंग्रेज कमांडर की था। तो इसको बड़ी सामान्य चरितार्थ कहावत में हम लोग बताते हैं अपने बच्चों को, है ना। चाहे जिस भी लेवल के बच्चे हो समझने में आसानी होगी, चाहे UGC, नेट, JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस भी TGT PGT किसी भी लेवल के हो, या आप जैसे सुपर टेट के बच्चे हो, उनको मैं बस यही समझाता हूँ सामान्य भाषा में कि भाई यह तो हम नाग को दूध पिला रहे थे अपने घर में बैठाकर, ठीक है। अपने मौत का सामान खुद हम अपने खर्च से अपने घर में रख लिए। मौत का सामान ब्रिटिश सेना थी, क्योंकि जब वो चाहते तब इसका इस्तेमाल जो है उसी भारतीय राजा के अगेंस्ट कर सकते थे ना। तो स्वयं के मौत का सामान स्वयं के खर्च पर अपने घर में रख लेना ही सब्सिडरी अलायंस है। कुछ भारतीय राजाओं को लगा कि हमें इससे लाभ मिल रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने पड़ोसियों को मारने में कामयाब रहे, लेकिन बाद में उन्होंने इसी सेना का इस्तेमाल कर अंग्रेजों ने उन राजाओं को भी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया जिनके लिए वह सहयोग के नाम पर गए थे। तो ये अंग्रेज थे हर तरफ अपना लाभ, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, जिससे कोई भी नुकसान उनको न हो, हर जगह लाभ होना चाहिए। तो ये अब ब्रिटिश कौम थी, ठीक है। तो आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई सती प्रथा किस गवर्नर ने समाप्त करने में सहयोग किया, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने समाप्त करने में सहयोग किया। सती प्रथा, ठगी प्रथा, सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, इन दोनों ही कामों में नाम जुड़ेगा लॉर्ड
विलियम बेंटिक का, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में यह दोनों प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा। सती प्रथा की मैं बात करूं तो 1829 एडी के नियम 17 माने नियम 17वें द्वारा प्रतिबंधित और ठगी प्रथा में जब हम बात करते हैं तो 1830 एडी में कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में समाप्त। तो माने ये दोनों कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ही एक और भी बातें हैं कि भाई जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि भाई किसके समय में सिविल सेवा का जन्म हुआ। सिविल सेवा के जन्म की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुनिए। सिविल सेवा के जन्म में जन्मदाता तो हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपको बताया, और सिविल सेवा परीक्षा किसके समय में आयोजित हुई तो लॉर्ड डलहौजी। बस फट से तुरंत समझ लीजिए, इसको आप आसानी से समझ जाएंगे, है ना। सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभकर्ता, क्वेश्चन पूछे या पूछे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माने राज्य अपहरण सिद्धांत अथवा व्यापकगत सिद्धांत। व्यापकगत सिद्धांत इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इन दोनों का आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो यह दोनों काम इसके समय में। तो इसी प्रकार आप समझ गए हैं कि गवर्नर जनरल से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और आप बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगे। जैसे जैसे यह कारवां आगे बढ़ेगा आपको सब एक एक बात की जानकारी फटाफट होती चली आएगी। जब आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, हमारे माध्यम से जुड़ेंगे, तो यह जानकारी और बड़े लेवल पर बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।